हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाज शास्त्र के महामैराथन क्लास, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी रहने वाली है। सभी वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि हर विद्यार्थी तक क्लास जा सके। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा उसके स्वरूप, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए। उत्तर है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है, समाज में जीवन बिताता है और समाज के नियमों, परंपराओं व संस्थाओं से प्रभावित होता है। समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझने और उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र हमें यह समझने में सहायता करता है कि समाज कैसे बनता है, कैसे चलता है, समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन होता है। पहला पॉइंट है समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र समाज तथा सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें मनुष्य के बीच पाए जाने वाले संबंधों, समूहों, संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों की कुछ परिभाषाएं। पहला है ऑगस्टन कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। अगला है किंगसेले डेविस के अनुसार समाजशास्त्र मानव समाज की संरचना और परिवर्तन का अध्ययन करता है। अगली है, इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज और सामाजिक जीवन को वैज्ञानिक रूप से समझना है। दूसरा पॉइंट है समाजशास्त्र का स्वरूप। इसकी लाइनें हैं। पहली लाइन है, समाजशास्त्र का स्वरूप निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट है, जिसका पहला बिंदु है वैज्ञानिक स्वरूप। समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है क्योंकि इसमें तथ्यों का संग्रह, वर्गीकरण, विश्लेषण और सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान। यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसका संबंध मानव समाज और सामाजिक व्यवहार से है। तीसरा है सामान्यीकृत विज्ञान। बल्कि सामान्य नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है। अगला है तटस्थ विज्ञान, जिसकी लाइन है, समाजशास्त्र अच्छाई बुराई का निर्णय नहीं करता बल्कि समाज की वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष अध्ययन करता है। अगला है सैद्धांतिक और व्यवहारिक, जिसकी लाइन है, समाजशास्त्र केवल सिद्धांत ही नहीं देता बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी सहायता करता है। तीसरा पॉइंट है समाजशास्त्र की प्रकृति, जिसकी लाइनें हैं, समाजशास्त्र की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। इसके शायद 5 बिंदु हैं, तो उनको देखते हैं। पहला है मानव समाज का अध्ययन, जिसकी लाइनें हैं, समाजशास्त्र का मुख्य विषय मानव समाज है। यह मनुष्य के सामाजिक जीवन को केंद्र में रखता है। अगला है सामाजिक संबंधों पर बल, जिसकी लाइन है, यह व्यक्ति की बजाय व्यक्तियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, जैसे परिवार, विवाह, जाति, वर्ग आदि। अगला है गत्यात्मक विषय, जिसकी लाइन है, समाज स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। समाजशास्त्र इन परिवर्तनों का अध्ययन करता है। अगला है समग्र दृष्टिकोण, जिसकी लाइन है, समाजशास्त्र समाज को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखता है और उसके सभी पहलुओं को जोड़कर समझाता है। अगला पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन, जिसकी लाइन है, विभिन्न समाजों, संस्कृतियों और संस्थाओं की तुलना करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसका चौथा पॉइंट है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र,
जिसकी लाइनें हैं, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं। इसके भी पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट ये है सामाजिक संरचना, जिसकी लाइन है समाज की बनावट जैसे परिवार, जाति, वर्ग, समुदाय, ग्रामीण एवं नगरीय समाज। अगला पॉइंट है सामाजिक संस्थाएं, जिसका है परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, राज्य, अर्थव्यवस्था आदि संस्थाओं का अध्ययन। अगला पॉइंट है सामाजिक प्रक्रिया, जिसकी लाइन है संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, समायोजन, सामाजिक नियंत्रण आदि। अगला है सामाजिक परिवर्तन, समाज में होने वाले परिवर्तन, उनके कारण एवं प्रभाव जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण। अगला है सामाजिक समस्याएं, जिसकी लाइन है गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, नशाखोरी, जातिवाद, लैंगिक असमानता आदि। अगला है संस्कृति का अध्ययन, जिसकी लाइन है रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, विश्वास, भाषा और जीवन शैली। 7 नंबर पॉइंट है व्यक्तित्व और समाज, जिसकी लाइन है समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है और व्यक्ति समाज को कैसे प्रभावित करता है। जिसका उपसंहार है अंततः कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र समाज को समझने का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय है। यह हमें न केवल समाज की संरचना और प्रकृति को समझने में सहायता करता है, बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान का मार्ग भी दिखाता है। वर्तमान समय में समाजशास्त्र का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि समाज तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। समाजशास्त्र हमें एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता सिद्ध होता है। इस क्वेश्चन में हमारे जीवन का पूरी तरह से विश्लेषण किया गया है, तो आप फिर से देख ले, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मानवशास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों, संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाज जटिल होता है और उसके विभिन्न पक्षों को समझने के लिए समाजशास्त्र का घनिष्ठ संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और मानव शास्त्र से होता है। यह सभी विज्ञान मिलकर समाज को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करते हैं। जिसका पहला बिंदु है समाजशास्त्र और इतिहास का संबंध, जिसकी लाइनें हैं इतिहास मानव समाज के भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र समाज की संरचना और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। जिससे संबंधित बिंदु है, जिसका पहला है समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह, जाति आदि की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए इतिहास का सहारा लेता है। दूसरा बिंदु है इतिहास यह बताता है कि कोई सामाजिक प्रथा कब और कैसे बनी, जबकि समाजशास्त्र यह बताता है कि वह प्रथा समाज पर क्या प्रभाव डालती है। अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिसका निष्कर्ष है इतिहास समाजशास्त्र को ऐतिहासिक आधार प्रदान करता है और समाजशास्त्र इतिहास को सामाजिक दृष्टिकोण देता है। जिसका 2 नंबर बिंदु है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध, जिसकी पहली लाइन है अर्थशास्त्र का संबंध समाज के आर्थिक जीवन, उत्पादन, वितरण, उपभोग, आय, गरीबी आदि से है। जिससे संबंधित कुछ बिंदु है। जो पहला बिंदु है आर्थिक क्रियाएं सामाजिक वातावरण से ही होती है। दूसरा बिंदु है गरीबी, बेरोजगारी, औद्योगिकरण, वर्ग भेद जैसे विषय समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों के अध्ययन क्षेत्र है। अगला बिंदु है समाजशास्त्र यह बताता है कि आर्थिक व्यवस्था समाज को कैसे प्रभावित करती है और समाज आर्थिक व्यवहार को कैसे नियंत्रित करता है। जिसका उदाहरण है गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है। जिसका निष्कर्ष है
अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। 3 नंबर बिंदु है समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का संबंध, जिसकी पहली लाइन है राजनीति विज्ञान राज्य सरकार, सत्ता, कानून और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। जिसके संबंधित कुछ बिंदु है वो ये हैं, 3 बिंदु है, ध्यान से देखिए। राजनीतिक संस्थाएं समाज की ही उपज होती है। जिसका दूसरा बिंदु है मतदाता व्यवहार, राजनीतिक दल, नेतृत्व आदि सामाजिक कारकों से प्रभावित होते हैं। अगला है समाजशास्त्र राजनीतिक घटनाओं को सामाजिक दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। उदाहरण है जैसे कि जाति और धर्म का प्रभाव चुनावी राजनीति पर पड़ता है। निष्कर्ष है इसका, राजनीतिक विज्ञान को समाजशास्त्र से सामाजिक आधार मिलता है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन का 4 नंबर पॉइंट, जो है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का संबंध, जिसकी लाइन है मानव शास्त्र मानव के जैविक एवं सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करता है, विशेषकर आदिम और जनजातीय समाजों का। जिसके 3 बिंदु हैं। तो पहला है दोनों विज्ञान संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक संगठन का अध्ययन करते हैं। दूसरा है मानव शास्त्र सरल समाजों पर अधिक ध्यान देता है, जबकि समाजशास्त्र आधुनिक समाजों पर। तीसरा है समाजशास्त्र मानव शास्त्र से सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण करता है। निष्कर्ष है दोनों विषयों में गहरा और निकट संबंध है। उपसंहार है इस क्वेश्चन का, 2 नंबर क्वेश्चन का उपसंहार है समाजशास्त्र का इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और मानव शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। यह सभी सामाजिक विज्ञान समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं और एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। समाज को संपूर्ण रूप से समझने के लिए इन सभी विषयों का संयुक्त अध्ययन आवश्यक है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवतावादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है समाजशास्त्रीय अध्ययन में समाज, सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक व्यवहार का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोण से किया जाता है। इनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रमुख एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माने जाते हैं। दोनों का उद्देश्य समाज को समझना है, परंतु उनकी पद्धति, दृष्टि और जोर अलग अलग होता है। जिसका पहला पॉइंट है समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसकी लाइनें हैं, तो चलो लाइनें देखते हैं। लाइनें हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वह पद्धति है जिसमें समाज का अध्ययन वस्तुनिष्ठता, तर्क, प्रमाण और नियमबद्धता के आधार पर किया जाता है। यह दृष्टिकोण प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाज में पाए जाने वाले तथ्यों और घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है। जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो भी बिंदुओं में है। तो पहला बिंदु है उसका वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता की लाइनें हैं अध्ययन में व्यक्तिगत भावनाओं, पक्षपात और मान्यताओं को अलग रखा जाता है। दूसरा बिंदु है अनुभवजन्य अध्ययन, जिसकी लाइन है तथ्यों का संग्रह, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, सांख्यिकी आदि के माध्यम से किया जाता है। इसका तीसरा है कारण कार्य संबंध, जिसकी लाइनें हैं सामाजिक घटनाओं के पीछे का कारण और उनके परिणामों की खोज की जाती है। अगला पॉइंट है उसका 4 नंबर पॉइंट, सामान्यीकरण। इसकी लाइन है एकत्र तथ्यों के आधार पर सामान्य नियम का सिद्धांत बनाए जाते हैं। उसका 5वां बिंदु है पूर्वानुमान की क्षमता, जिसकी लाइन है सामाजिक व्यवहारों के भविष्य के रुझानों का अनुमान लगाया जा सकता है। जिसके प्रमुख समर्थक, जिसकी लाइन है आर्नस्ट, कॉम्टे, अमील दुर्खीम, मैक्स वेबर आंशिक रूप से है। महत्व के 3 बिंदु है। जिसका पहला बिंदु है समाज के अध्ययन को व्यवस्थित और विश्वसनीय बनाता है। दूसरा बिंदु है समाज के समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान खोजने में सहायक होता है। तीसरा है नीति निर्माण और योजना निर्माण में उपयोगी है। जिसकी सीमाएं हैं
सीमाएं हैं उनके दो बिंदु है, जिसका पहला बिंदु है मानव भावनाओं, मूल्यों और चेतना को पूरी तरह नहीं समझ पाता है। दूसरा बिंदु है समाज को केवल आंकड़ों तक सीमित कर देता है। और प्रश्न का दूसरा पॉइंट है समाजशास्त्रीय अध्ययन में मानवतावादी दृष्टिकोण, जिसकी लाइनें हैं मानवतावादी दृष्टिकोण समाज को मानव अनुभव, भावनाओं और भावनाओं, मूल्यों, अर्थों और चेतना के माध्यम से समझने पर बल देता है। यह दृष्टिकोण मानता है। ओके, इसकी अगली लाइन है दृष्टिकोण मानता है कि समाज केवल बाहरी तथ्यों का समूह नहीं है, बल्कि वह मनुष्यों की आंतरिक अनुभूतियों से बना है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। जिसको बिंदुओं में विभाजित किया है, तो उसका पहला बिंदु है व्यक्तिनिष्ठता। व्यक्ति के दृष्टिकोण, भावनाओं और अनुभवों का महत्व दिया जाता है। जिसका दूसरा बिंदु है अर्थ की व्याख्या, जिसकी लाइन है सामाजिक क्रियाओं के पीछे छिपे अर्थों को समझने का प्रयास किया जाता है। और तीसरा है गुणात्मक पद्धति, जिसमें है जीवन, इतिहास, केस स्टडीज, सहभागी अवलोकन जैसी विधियों का प्रयोग। अगला है मानवीय मूल्य, जिसकी लाइन है नैतिकता, स्वतंत्रता, गरिमा और मानव अधिकार पर जोर। जिसका प्रमुख समर्थक है मैक्स वेबर, समाजतमक समाजशास्त्र, और जॉर्ज हर्बर्ट मीड, चार्ल्स कुली। और इनके महत्व है 3 बिंदु में है, जिसका पहला है समाज के मानवीय पक्ष को गहराई से समझने में सहायक, और दूसरा है सामाजिक व्यवहार की वास्तविक भावना और उद्देश्य को उजागर करता है। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन और सुधार के लिए प्रेरणा देता है, जिसकी सीमाएं भी बिंदुओं में विभाजित है। जिसका पहला बिंदु है वस्तुनिष्ठता की कमी, दूसरा है सामान्य नियम बनाना कठिन, तीसरा है निष्कर्ष कभी कभी व्यक्तिगत व्याख्या पर निर्भर होते हैं। इसका निष्कर्ष है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी दृष्टिकोण दोनों समाजशास्त्र के लिए आवश्यक है। जहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज को तथ्यों और नियमों के आधार पर समझने में मदद करता है, वही मानवतावादी दृष्टिकोण समाज के मानवीय, भावनात्मक और अर्थपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। एक संतुलित समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए दोनों दृष्टिकोण का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उस पीडीएफ का 4th क्वेश्चन है समाज की अवधारणा स्पष्ट करते हुए समाज, समुदाय एवं संघ में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है समाज की अवधारणा तथा समाज, समुदाय एवं संघ में अंतर। इसमें समाज की अवधारणा व समुदाय एवं संघ में अंतर बताएंगे। जिसका पहला पॉइंट है समाज की अवधारणा। हम समाज की अवधारणा के बारे में देखेंगे पहले, फिर समुदाय एवं संघ के बारे में देखेंगे। तो समाज की अवधारणा है समाज मानव जीवन की मूलभूत और व्यापक व्यवस्था है। मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, इसलिए वह अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर रहता है और आपसी संबंधों, नियमों, परंपराओं, मूल्यों तथा संस्थाओं के माध्यम से जीवन को संगठित करता है। इन्हीं संबंधों के संगठित रूप को समाज कहा जाता है। और अगली लाइनें हैं समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि उनके बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि सभी समाज के अंग हैं। समाज का अस्तित्व निरंतर चलता रहता है, चाहे व्यक्ति आते जाते रहें। अगले हैं मैकिन्वर एवं पेंच के अनुसार, ये दोनों मतलब उनके अनुसार बता रहे हैं। तो उसकी लाइनें हैं समाज सामाजिक संबंधों का ऐसा तंत्र है जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जिसका 2 नंबर। अगले हैं समुदाय। अब समुदाय के बारे में बता रहे हैं। समुदाय समाज का एक सीमित और ठोस रूप है। इसमें व्यक्ति किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहकर समाज जीवन शैली, हितों, परंपराओं और भावनाओं को साझा करते हैं। समुदाय में हम भावना पाई जाती है। उदाहरण है गांव, नगर, मोहल्ला, जनजातीय समुदाय आदि। अगला है संघ।
संघ की लाइनें हैं। संघ व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। संघ जानबूझकर और औपचारिक रूप से गठित होता है तथा उसका उद्देश्य सीमित और स्पष्ट होता है। उदाहरण है विद्यालय, कॉलेज, ट्रेड यूनियन, सहकारी समिति, राजनीतिक दल आदि। चौथा है समाज, समुदाय एवं संघ में अंतर। अब हम इन दोनों में अंतर देखेंगे तो आधार के रूप पर देखेंगे, समाज के रूप में देखेंगे, समुदाय और संघ इन सब के रूप में देखेंगे। तो आधार है स्वरूप, जिसको समाज के रूप में बोलते हैं सबसे व्यापक सामाजिक व्यवस्था, और समुदाय के रूप में बोलते हैं समाज का सीमित रूप, और संघ के रूप में बोलते हैं समाज का संगठित व उद्देश्यपूर्ण रूप। और आधार दूसरा है भौगोलिक क्षेत्र, उसको समाज के रूप में आवश्यक नहीं है और समुदाय में होता है, आवश्यक होता है, और संघ में आवश्यक नहीं होती है। उद्देश्य सामान्य और व्यापक, और इसका समुदाय है सामान्य जीवन, संघ है विशेष व सीमित। अगला है संबंधों का आधार, और नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों का जाल। उससे नेक्स्ट है हम भावना और समानता। अगला है औपचारिक नियम व उद्देश्य, और अगला बिंदु है अवधि, जिसकी अगला पॉइंट है स्थायी और निरंतर, और अपेक्षाकृत स्थायी और अस्थायी या उद्देश्य पूर्ति तक। उदाहरण है संपूर्ण मानव समाज, गांव, नगर, स्कूल, यूनियन। निष्कर्ष है इस क्वेश्चन का, ये पॉइंट के रूप में इसको फिर से देख लेना ताकि अच्छे से फिर से समझ में आ जाए, और एक बार खुद भी देख लेना। और किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे, पीडीएफ के स्टार्टिंग में है तो वहाँ से ले सकते हैं। इसका निष्कर्ष है समाज मानव जीवन की सबसे व्यापक व्यवस्था है जिसमें समुदाय और संघ दोनों सम्मिलित होते हैं। समुदाय समाज के भीतर रहने वाला स्वाभाविक समूह है, जबकि संघ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाया गया औपचारिक संगठन है। इस प्रकार तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हुए भी अपने अपने स्वरूप को कार्य में भिन्न रखते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, पेपर में आ सकता है, तो ध्यान से देख लें आप लोग फिर से। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, इसके तत्व, विशेषताएं एवं महत्व समझाइए। उत्तर में है मानव समाज केवल व्यक्तियों का ढेर नहीं है बल्कि उनके बीच स्थापित स्थायी और संगठित संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। इन्हीं संबंधों, पदों, भूमिकाओं, संस्थाओं और समूह के सुव्यवस्थित ढांचे को सामाजिक संरचना कहा जाता है। इसमें समाज की संरचना का वर्णन किया है। इन चारों लाइनों को ध्यान से देखें ताकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो समाज का मतलब कैसे समाज में मानव की कैसी संरचना होती है, जैसे कि संबंधों से होती है, पदों से होती है, भूमिकाओं से भी होती है, संस्थाओं और समूह सब से होती है। इसी तरह समाज में मानव का जीवन चलता है। तो अगली लाइन है समाज की स्थिरता, निरंतरता और कार्यशीलता इसी संरचना पर आधारित होती है। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसके माध्यम से समाज के वास्तविक स्वरूप को समझा जा सकता है। अगला सामाजिक संरचना का अर्थ, इसमें सामाजिक संरचना का अर्थ बताया जा रहा है। तो अर्थ ऐसे है, सामाजिक संरचना के तात्पर्य समाज में पाए जाने वाले व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं के बीच संबंधों के उस संगठित एवं अपेक्षाकृत स्थायी ढांचे से है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन संचालित होता है। सरल शब्दों में समाज के विभिन्न अंग जैसे परिवार, जाति, वर्ग, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि जिस प्रकार आपस में जुड़े होते हैं वही सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना बहुत अच्छे से विशेषता की मतलब सामाजिक संरचना की बहुत अच्छी लाइनें इसमें ध्यान से देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगला है समाजशास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन
के अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों का एक व्यवस्थित ढांचा है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना व्यक्तियों से अधिक उनके बीच के संबंधों पर बल देती है और इसका मतलब सामाजिक संरचना के तत्व हैं जो कि इस प्रकार है। जैसे सामाजिक संरचना कई तत्वों से मिलकर बनी होती है जिसके प्रमुख निम्नलिखित है, मतलब पॉइंटों में विभाजित की है। तो उसका पहला पॉइंट है व्यक्ति। व्यक्ति है, समाज का मूल आधार व्यक्ति है। व्यक्ति सामाजिक संरचना का सक्रिय घटक होता है जो विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करता है। अगला है सामाजिक संबंध, जिसकी लाइनें है व्यक्ति व्यक्ति के बीच स्थापित संबंध जैसे माता पिता और संतान और शिक्षक और विद्यार्थी जैसे शासक और नागरिक सामाजिक संरचना का आधार है। अगला है सामाजिक पद, जिसकी लाइन है समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित स्थान का पद होता है जैसे पिता, शिक्षक, डॉक्टर, छात्र आदि। अगला है 4 नंबर बिंदु, जिसका है सामाजिक भूमिका। इसकी लाइन है किसी पद से जुड़ी अपेक्षित व्यवहार प्रणाली को भूमिका कहते हैं जैसे शिक्षक का पढ़ाना, विद्यार्थी का सीखना। अगला है 5 नंबर बिंदु, जिसका है सामाजिक समूह है, जिसमें आते हैं परिवार, जाति, वर्ग, समुदाय, मित्र समूह है आदि सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण घटक हैं। और 6 नंबर बिंदु है सामाजिक संस्थाएं, जिसका है विवाह, परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था और राज्य जैसी संस्थाएं सामाजिक संरचना को स्थायित्व प्रदान करती है। 7 नंबर बिंदु है नियम एवं मूल्य, जिसकी लाइन है समाज द्वारा स्वीकृत नियम, परंपराएं और मूल्य सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। और सामाजिक संरचना की विशेषताएं हैं, इसमें समाज के बारे में बताया है जिसमें अलग अलग बिंदु है। तो ये उसका नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संरचना की विशेषताएं, जिसमें पहली लाइन है सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इसको भी बिंदुओं में विभाजित किया है। तो उसका पहला बिंदु है स्थायित्व, जिसकी लाइन है सामाजिक संरचना में निरंतरता और स्थिरता पाई जाती है। यद्यपि परिवर्तन होते रहते हैं फिर भी संरचना पूरी तरह नहीं टूटती। उसका दूसरा बिंदु है संगठित स्वरूप, जिसकी लाइन है यह अव्यवस्थित नहीं होती बल्कि निश्चित नियमों और परंपराओं पर आधारित होती है। तीसरा बिंदु है अमूर्त प्रकृति, जिसकी लाइन है सामाजिक संरचना भौतिक नहीं होती है बल्कि संबंध और व्यवहारों के रूप में विद्यमान होती है। चौथा पॉइंट है परस्पर निर्भरता, जिसकी लाइन है सामाजिक संरचना के सभी तत्व एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक में परिवर्तन होने पर अन्य भी प्रभावित होते हैं। अगला है 5 नंबर गतिशीलता, जिसमें लाइनें हैं सामाजिक संरचना स्थिर होते हुए भी समय, परिस्थितियों और सामाजिक परिवर्तन के अनुसार बदलती रहती है। और नेक्स्ट है 6 नंबर जो लास्ट बिंदु है इस पॉइंट का, सार्वभौमिकता, जिसकी लाइन है प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सामाजिक संरचना पाई जाती है। और नेक्स्ट है सामाजिक संरचना का महत्व है। इसमें है सामाजिक संरचना का समाज और व्यक्ति दोनों के लिए अत्यधिक महत्व है। ये महत्व इसलिए है, इसके बिंदु है समाज में व्यवस्था बनाए रखना। इसकी लाइन है सामाजिक संरचना समाज में अनुशासन, व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखते हैं। दूसरा है व्यवहार को दिशा देना, जिसकी लाइन है यह व्यक्ति के आचरण और व्यवहार को निर्धारित करती है कि उसे समाज में कैसे आचरण करना है। अगला है 3 नंबर सामाजिक स्थिरता और निरंतरता, जिसकी लाइन है सामाजिक संरचना समाज को स्थायित्व प्रदान करती है और पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। अगला है 4 नंबर जो है सामाजिक नियंत्रण का साधन, जिसकी लाइन है नियम, मूल्य और संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है। 5 नंबर है सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक, जिसकी लाइन है सामाजिक संरचना के अध्ययन से यह समझा जा सकता है कि समाज में परिवर्तन कैसे और क्यों होते हैं।
और छठा है समाजशास्त्रीय अध्ययन का आधार, जिसकी लाइन है समाजशास्त्र के सभी प्रमुख विषय जाति, वर्ग, परिवार, शिक्षा, राजनीति, सामाजिक संरचना से ही जुड़े होते हैं। इस क्वेश्चन का उपसंहार है निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना समाज की रीढ़ है और इसके बिना समाज की कल्पना संभव नहीं है। और यह न केवल समाज को संगठित करते हैं बल्कि व्यक्ति को समाज के बीच संतुलन भी बनाए रखती है। सामाजिक संरचना के अध्ययन से समाज के वास्तविक स्वरूप, उसकी समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इसलिए समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का विशेष स्थान है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो सभी अगर पहली बार में न समझ आए तो खुद दोबारा देख ले या फिर पीडीएफ ले ले। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल व व्हाट्सएप चैनल से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। संस्कृति की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकार, विशेषताएं और सामाजिक जीवन से भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मानव जीवन केवल जैविक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। मतलब मानव जीवन केवल अस्तित्व तक सीमित नहीं होता है बल्कि वह सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी जीता है। मनुष्य जो कुछ सोचता है वह करता भी है, मानता है और अपनाता भी है, वह सब संस्कृति का हिस्सा है। मतलब समाज में जो कुछ भी होता है हम वो सब करते हैं। हम मतलब एक पॉइंट पकड़ के नहीं बैठ सकते, हमें सब कुछ करना होता है। इसलिए संस्कृति मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है। इसलिए हम मतलब प्राणियों जैसे मतलब कि हम अलग अलग रहते हैं। प्राणियों मतलब जैसे सबसे अलग हमारी एक अलग पहचान होती है। हम सबकी एक जैसी पहचान नहीं होती है। ओके, अगला है और समाज को पहचान प्रदान करती है। प्राणियों से अलग करती है और समाज को पहचान प्रदान करती है हमारी। तो उसकी अगली लाइन है बिना संस्कृति के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। संस्कृति भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मतलब वो एक्टिविटी होती है जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। संस्कृति की परिभाषा है, संस्कृति शब्द अंग्रेजी के कल्चर से लिया गया है जिसका मूल लैटिन शब्द कल्चर है, जिसका अर्थ है परिष्कार, सुधार या विकास। और इसका वो है प्रमुख समाजशास्त्रीय की परिभाषाएं। इसकी मतलब कुछ परिभाषाएं हैं जो बिंदुओं में है, जिसका पहला बिंदु है ई बी टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं और आदतें सम्मिलित है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में अर्जित करता है। अगला है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, उनके अनुसार ये कहा गया है कि संस्कृति वह तरीका है जिससे हम सोचते हैं, कार्य करते हैं और जीवन जीते हैं। संस्कृति बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जीवन भी उससे ही जीते हैं। तीसरा है होबेल के अनुसार है संस्कृति का मतलब संस्कृति व्यवहार के उन प्रतिमानों का योग है जिन्हें समाज के सदस्य सीखते हैं और साझा करते हैं। इसका निष्कर्ष है इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संस्कृति सीखी हुई सामाजिक साझा की जाने वाली और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली व्यवस्था है। तो संस्कृति के प्रकार जो कि विभिन्न पॉइंट में है, जिसका पहला पॉइंट है भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में वे सभी वस्तुएं आती है जिन्हें मनुष्य ने बनाया है और जिनका भौतिक रूप होता है, जैसे उदाहरण है घर, कपड़े, औजार, मशीनें, सड़कें, मोबाइल, वाहन आदि। यह संस्कृति मनुष्य के जीवन को सुविधाजनक बनाती है। अगला है 2 नंबर पॉइंट अभौतिक संस्कृति, जिसकी लाइन है अभौतिक संस्कृति में वे तत्व शामिल होते हैं जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है।
उदाहरण है जैसे कि रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, भाषा, मूल्य, विश्वास, नैतिकता, कानून। यह संस्कृति समाज को दिशा और पहचान देती है। 3 नंबर है आदर्श संस्कृति, आइडल कल्चर। आदर्श संस्कृति वह है जो समाज में आदर्श रूप में स्वीकार की जाती है। इसका उदाहरण है सत्य बोलना, ईमानदारी, अहिंसा, समानता। 4 नंबर है वास्तविक संस्कृति, रियल कल्चर, जिसकी लाइनें हैं वास्तविक संस्कृति वह है जिसे लोग वास्तव में अपने जीवन में अपनाते हैं। जिसका उदाहरण है भ्रष्टाचार, झूठ बोलना, दिखावा आदि। जिसकी लाइन है आदर्श और वास्तविक संस्कृति में प्राय अंतर पाया जाता है। अगला है 5 नंबर लोक संस्कृति। यह संस्कृति ग्रामीण समाज में प्रचलित होती है। उदाहरण है लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं, पारंपरिक वेशभूषा। और 6 नंबर है जन सांस्कृतिक या नगरीय संस्कृति। यह आधुनिक एवं नगरीय समाज में प्रचलित संस्कृति है। उदाहरण है फिल्में, फैशन, सोशल मीडिया, पॉप संगीत। अगली संस्कृति की विशेषताएं हैं जो कुछ बिंदुओं में है। जिसका पहला बिंदु है संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति जन्मजात नहीं होती है बल्कि सामाजिकरण की प्रक्रिया से सीखी जाती है। इसमें कहा है कि संस्कृति हम जन्म लेते ही नहीं सीखते, धीरे धीरे बड़े होने के बाद सीखते हैं। दूसरा है संस्कृति सामाजिक होती है। जिसकी लाइन है संस्कृति केवल समाज में रहकर ही विकसित होती है। तीसरा है संस्कृति साझा की जाती है। जैसे कि एक ही समाज के सदस्य समान संस्कृति को साझा करते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की संस्कृति। और चौथा है संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। जिसकी लाइन है संस्कृति परंपराओं, शिक्षा और अनुभवों के माध्यम से आगे बढ़ती है। 5 नंबर है संस्कृति परिवर्तनशील होती है। जिसकी लाइन है समय, परिस्थितियों और तकनीक के अनुसार संस्कृति बदलती रहती है। मतलब समय के अनुसार संस्कृति बदलती रहती है। इसमें कहने का मतलब ये है या तो समय के अनुसार या सिचुएशन के हिसाब से। 6 नंबर है संस्कृति समन्वित संपूर्णता है। जिसकी लाइन है संस्कृति के सभी तत्व आपस में जुड़े होते हैं। ओके। 7 नंबर है संस्कृति मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है। जिसकी लाइन है संस्कृति बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब हमें संस्कृति के हिसाब से पता चलता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगला है सामाजिक जीवन में संस्कृति की भूमिका। संस्कृति की भूमिका बता रहे हैं समाज के लेवल पे। तो पहला है संस्कृति सामाजिक जीवन की आत्मा है, मतलब समाज की आत्मा है संस्कृति। ओके। इसके बिना समाज का अस्तित्व इसके बिना समाज अस्तित्व में नहीं रह सकता है। ओके। जिसका पहला है सामाजिक व्यवहार को दिशा देना। जिसकी लाइन है संस्कृति व्यक्ति के आचरण, सोच और व्यवहार को नियंत्रित करती है। ओके। तो दूसरा है सामाजिकरण में भूमिका। जिसकी लाइन है संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य और आदर्श सीखता है। मतलब संस्कृति के हिसाब से ये सब भी सीखा जाता है। तीसरा है सामाजिक एकता बनाए रखना। जिसकी लाइन है सम्मान संस्कृति समाज के सदस्य में एकता और सहयोग उत्पन्न करती है। ओके। अगला है सामाजिक नियंत्रण का साधन। जिसकी लाइन है संस्कृति नियमों, परंपराओं और नैतिकता के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण करती है। 5 नंबर बिंदु है व्यक्तित्व निर्माण। जिसकी लाइन है संस्कृति व्यक्ति के विचार, स्वभाव और चरित्र का निर्माण करती है। 6 नंबर है सामाजिक पहचान प्रदान करना। संस्कृति से हमें सामाजिक पहचान मिलती है। जिसकी लाइन है संस्कृति व्यक्ति और समाज को विशिष्ट पहचान देती है। विशिष्ट मतलब इम्पोर्टेंट। जिसकी लाइन नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक परिवर्तन में भूमिका। जिसकी लाइन है संस्कृति सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन को स्वीकार भी करती है और कभी कभी उसका विरोध भी करती है।
जिसका निष्कर्ष है अतः स्पष्ट है कि संस्कृति समाज का आधार स्तंभ है। मतलब अगर संस्कृति न हो तो सामाजिक मतलब समाज में हमारा मतलब न तो कोई पहचान हो, नहीं हमारा कोई मतलब हमें क्या करना चाहिए वो हमें पता हो, हम सही है या गलत है ना ही हमें वो पता हो। इसलिए संस्कृति मतलब कल्चर हमारे मतलब जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे यह मनुष्य के सामाजिक जीवन को अर्थ, दिशा और पहचान प्रदान करता है। संस्कृति के बिना न तो समाज की कल्पना की जा सकती है और न ही मानव विकास की और संस्कृति ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सभ्य, संगठित और सामाजिक प्राणी बनाती है। मतलब संस्कृति की वजह से ही हम समाज में हर वो एक्टिविटी कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, या हमें सही या गलत बताना, या हमारी एक मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और पहचान वो सब देती है संस्कृति हमें। नेक्स्ट है 7 नंबर, जिसकी मतलब प्रश्न है 7 नंबर। सामाजिक संस्था वह सामाजिक भूमिका है मतलब सॉरी सामाजिक संस्था वह सामाजिक भूमिका क्या है, दोनों के कार्य एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है सामाजिक संस्था, जिसका पहला बिंदु है सामाजिक संस्था की परिभाषा। मतलब हम सामाजिक संस्था की परिभाषा देखेंगे, जिसकी लाइन है सामाजिक संस्था समाज की वह स्थायी एवं संगठित व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मानव की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित नियम, मूल्य और परंपराएं और व्यवहार पद्धतियां विकसित होती हैं, जिसको सरल भाषा में मतलब सरल शब्दों में सामाजिक संस्था समाज द्वारा स्वीकृत वह ढांचा है जो व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देता है। इससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है, जिसका उदाहरण है परिवार, विवाह, शिक्षा, धर्म, राज्य, अर्थव्यवस्था आदि। इसका दूसरा बिंदु है सामाजिक संस्था के प्रमुख कार्य, जिसका मतलब इसके भी बिंदु है, जिसका पहला बिंदु है मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि परिवार में जैसे कि प्रेम, सुरक्षा, पालन पोषण। ओके। दूसरा है शिक्षा, जैसे ज्ञान एवं कौशल। अगला है अर्थव्यवस्था, जैसे कि आजीविका। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण, जिसका है नियम, कानून, परंपराओं द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। अगला है संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण, जिसकी लाइन है मूल्य, विश्वास, रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। चौथा है व्यवहार को दिशा देना, जैसे कि क्या सही है या क्या गलत है ये तय करती है। अगला है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, जैसे कि समाज में स्थिरता एवं संतुलन बनाए रखती है। 3 नंबर बिंदु है, पॉइंट है क्वेश्चन का 3 नंबर पॉइंट, सामाजिक संस्था का महत्व है, जिसके 5 बिंदु है। जिसका पहला है समाज के सुव्यवस्थित संचालन में सहायक। दूसरा है सामाजिक एकता एवं सहयोग का बढ़ावा। तीसरा है व्यक्ति को सामाजिक पहचान प्रदान करती है। 4 नंबर है सामाजिक जीवन को स्थायित्व देती है। 5वां है संस्कृति और सभ्यता की निरंतरता बनाए रखती है। क्वेश्चन का 2 नंबर पॉइंट है सामाजिक भूमिका, और उस 2 नंबर पॉइंट को भी कुछ बिंदुओं में विभाजित किया है। जिसका पहला बिंदु है सामाजिक भूमिका की परिभाषा, जिसकी लाइन है सामाजिक भूमिका से तात्पर्य उस व्यवहार पद्धति से है जिसकी अपेक्षा समाज किसी व्यक्ति से उसकी सामाजिक स्थिति मतलब स्टेटस के आधार पर करता है। जिसका उदाहरण है शिक्षक की भूमिका मतलब पढ़ाना। अगला है विद्यार्थी की भूमिका मतलब अध्ययन करना मतलब पढ़ना, और जैसे कि पिता की भूमिका है पालन पोषण। ओके। उसका अगला है सामाजिक भूमिका के प्रमुख कार्य, मतलब इसके प्रमुख कार्य भी है, जिसमें पहला कार्य है व्यवहार का निर्धारण, जिसकी लाइन है व्यक्ति को यह बताती है कि उससे कैसे व्यवहार करना चाहिए, मतलब व्यवहार करना सिखाती है। जिसका अगला है सामाजिक समन्वय, जिसकी लाइन है विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से समाज में तालमेल बना रहता है। और 3 नंबर है दायित्वों का विभाजन, जिसकी लाइन है प्रत्येक व्यक्ति का कार्य स्पष्ट होता है।
4 नंबर पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था में सहायता, जिसकी लाइन है भूमिकाओं से सही निर्वहन से समाज सुचारू चलाता है। 5 नंबर है व्यक्तित्व विकास, भूमिका निभाते हुए व्यक्ति का विकास होता है। और 3 नंबर पॉइंट है उसका सामाजिक भूमिका का महत्व है, जिसके भी 5 पॉइंट है, जिसमें पहला है समाज में व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखती है और दूसरा है सामाजिक संबंधों को स्पष्ट करती है, तीसरा है व्यक्ति को कर्तव्य बोध कराती है, अगला है सहयोग एवं समाजोन को बढ़ावा देती है और पांचवा है सामाजिक जीवन को सरल एवं व्यवस्थित बनाती है। 3 नंबर बिंदु है क्वेश्चन का पॉइंट है सामाजिक संस्था एवं सामाजिक भूमिका में संबंध, जिसके भी कुछ बिंदु है जैसे कि सामाजिक संस्था ढांचा है, जबकि सामाजिक भूमिका उस ढांचे के भीतर किया जाने वाला व्यवहार है। 2 नंबर पॉइंट है बिना सामाजिक संस्था के भूमिका संभव नहीं है और बिना भूमिका संस्था निष्क्रिय हो जाती है। उदाहरण है परिवार में पिता, माता, पुत्र, पुत्री की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। क्वेश्चन का निष्कर्ष है सामाजिक संस्था को सामाजिक भूमिका समाज के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ है। सामाजिक संस्थाएं समाज को संरचना और स्थायित्व प्रदान करती है, जबकि सामाजिक भूमिकाएं व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देकर समाज को क्रियाशील बनाती है। दोनों के समन्वय से ही सामाजिक जीवन व्यवस्थित, संतुलित और सुचारू रूप से संचालित होता है। इस पीडीएफ से मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चन करवा दिए हैं अच्छे से, और जिसको पूरे क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ लेनी है वे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर पीडीएफ की हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक व शेयर करें और बाकी की क्लासेस जो यूट्यूब पे अपलोड है उनको अच्छे से देखें, ताकि आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आ सके पेपर में। थैंक यू।